डियर स्टूडेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टडी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो उनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हमें डिस्कस करनी है, जिसमें से दो प्रॉपर्टीज़ हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। वो था मेटेलिक करैक्टर और सेकंड था मेल्टिंग पॉइंट, और तीसरे नंबर पर हमें करना है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो आपको देखना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का रेडियस जो है लेफ्ट टू राइट, यहाँ पर आपको याद है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टडी हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में ही डिस्कस करते हैं। तो वो देखना है कि एटॉमिक रेडियस क्या रहेगा, इसका वेरिएशन। तो ये आपको याद है पीरियोडिक टेबल में जैसे 1 2 3 4 फोर्थ पीरियड में ही डी ब्लॉक जो है लाई करता है। पहले दो एलिमेंट जो है वो एस ब्लॉक के रहते हैं। तो थर्ड ग्रुप से जो है वो जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, ये मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं। इसको 3D सीरीज बोलते हैं, जो सबसे पहली सीरीज होती है, और इसको ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो आपको पता है कि इधर तो लेफ्ट में एस ब्लॉक एलिमेंट है और उधर क्या है, पी ब्लॉक, और बीच में जो होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, और इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। ट्रांजिशन का मतलब ही होता है बीच वाले। तो एटॉमिक रेडियस की अगर बात करें तो आपको याद होगा कि एटॉमिक रेडियस जो है, जैसे आपने पी ब्लॉक में स्टडी किया था, वो लेफ्ट टू राइट जो है वो एटॉमिक रेडियस क्या होता था, डिक्रीज। तो उसका रीज़न आपको याद था कि ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जो है न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस में जो इंक्रीज हो जाते थे, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेते थे। इसी वजह से साइज जो है वो लेफ्ट टू राइट क्या होता था, डिक्रीज होता था, जो आपने एस ब्लॉक में या पी ब्लॉक में स्टडी किया है। तो इधर से इधर अगर साइज डिक्रीज होता है तो यहाँ पे आपको नोट कर लेना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो एटॉमिक या आयनिक रेडियाई रहेगा वो एस ब्लॉक वालों से स्मॉलर रहेगा और पी ब्लॉक वालों से ग्रेटर रहेगा। तो ये आपको नोट कर लेना है, देयर एटॉमिक रेडियाई आर स्मॉलर देन एस ब्लॉक एंड ग्रेटर देन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और आपको ये पता ही है कि लेफ्ट टू राइट जो है वो एटॉमिक रेडियस इनका भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट बात क्या है कि वो स्लोली डिक्रीज होता है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं होता। हालांकि पी ब्लॉक में तो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज होता था। तो यहाँ पर ये जो 3D सीरीज है, जो एलिमेंट्स मैंने अभी बोले हैं, इनके जो एटॉमिक रेडियाई की जो वैल्यू है वो पिकोमीटर में यहाँ पर लिखी आपको नज़र आ रही है। जैसे स्कैंडियम का ये 144 है, टाइटेनियम का 132, वैनेडियम का 122। इस तरह से आप ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर देख सकते हैं। और आप क्या देख रहे हैं कि साइज़ डिक्रीज तो हो रहा है, लेकिन मिडल में जाके वो ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, और कुछ खास डिक्रीज नहीं होता जितना यहाँ स्टार्टिंग में डिक्रीज हो रहा था। तो इसका रीज़न आपको बड़े ध्यान से समझना है। और जो लास्ट में एक बात आपको नोट करनी है कि एंड में जाकर सीरीज़ के एटॉमिक रेडियस फर्दर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये इंक्रीज क्यों होता है ये भी आपको समझना है। तो यहाँ से यहाँ तक तो आपको पता है कि जो एटॉमिक रेडियस जो डिक्रीज हो रहा है दैट इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो आगे चल के न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट क्यों नहीं होता ये आपको जानना है। तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन आपको बड़े ध्यान से समझनी है। जैसे स्कैंडियम की बात करें तो यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो लास्ट वाली बता रहा हूँ मैं आपको, 4s2 3d1 होती है। नेक्स्ट एलिमेंट की बात करें तो फिर क्या होती है, 4s2 3d2। फिर आगे चलें तो 4s2 3d3 हो जाती है। और नेक्स्ट एलिमेंट की 4s2 3d4 होनी चाहिए, हालांकि उसकी 4s1 3d5 होती है। तो इस तरह से 4s2 3d5। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डी में ऐड होते हैं, अंदर की तरफ, लास्ट में ऐड नहीं होते बल्कि इनर साइड में होते हैं। और इस लास्ट सेकंड लास्ट वाले शेल को क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट शेल। तो लास्ट में तो 4s है और उससे एक पहले क्या है, 3d। और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन लास्ट से एक पहले वाले में मीन्स पेनल्टीमेट शेल में मीन्स कि 3d में ऐड होते हैं। और इससे क्या होता है, जो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट हो जाता है, वो जो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है तो वो कर नहीं पाता, क्योंकि डी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जो इसको स्क्रीन कर देते हैं। मीन्स कि एक स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है, जिसे शील्डिंग इफेक्ट भी आपके ने पढ़ रखा है, तो उसकी वजह से
न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट जो है वो खास नहीं हो पाता जब डी में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो यहाँ पर जब डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगते हैं तो वो न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को काफ़ी हद तक जो है वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट नहीं हो पाता और साइज जो है वो खास डिक्रीज नहीं होता। तो यहाँ पे आपको यही नोट करना है कि एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल ऑफ पेनल्टीमेट शेल इंक्रीजेज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इज ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज्ड बाय द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो इसी वजह से वो साइज जो है वो क्या नहीं होता है, डिक्रीज नहीं होता है। और लास्ट में आपको बात ये नोट करनी है कि ये लास्ट में इंक्रीज क्यों हुआ। देखिए लास्ट में जब ऊपर की आप कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो वो क्या है 4s1 3d10, वो कॉन्फ़िगरेशन भी आपने पढ़ी है, और जिंक की क्या है 4s2 3d10। तो इस तरह से जब डी में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, जो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है आपस में क्या करना शुरू कर देते हैं, रिपेल कर देते हैं। तो वो 4s के और 3d में जब इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो उनमें रिपल्शन हो जाएगी, और उस रिपल्शन से लास्ट शेल की क्या हो जाती है, एक्सपेंशन हो जाती है। एक्सपेंशन मीन्स कि वो रिपेल होकर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो इसलिए रेडियस जो है जिंक का आप देख रहे हैं कि यहाँ पर साइज जो है वो ज़्यादा बड़ा है ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द 3d एंड 4s ऑर्बिटल। तो इस तरीके से आपको ये वेरिएशन जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लेफ्ट टू राइट बड़े ध्यान से समझना है कि एटॉमिक रेडियस जो है दैट goes on decreasing and after that it becomes almost constant and the end it become larger means कि it become increases due to the repulsion। तो इस तरह से एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन आपको बड़े ध्यान से समझना है। फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डेंसिटी। तो डेंसिटी के बारे में भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये मैंने यहाँ पर 3D सीरीज लिखी है लेफ्ट टू राइट, ये स्कैंडियम से स्टार्ट होकर जिंक तक। तो आपको एटॉमिक रेडियस के बारे में तो पता है कि लेफ्ट टू राइट जो है वो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस जो है लेफ्ट टू राइट जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। हालांकि यहाँ पर कुछ खास डिक्रीज नहीं होता है जो आपने अभी अभी समझ लिया है, और लास्ट में इंक्रीज होता है वो भी आपने लर्न कर लिया है। तो डेंसिटी का जो वेरिएशन रहेगा वो कहीं ना कहीं एटॉमिक रेडियस से कैसे रिलेटेड है ये आपको समझना है। तो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर रेडियस जो है वो यहाँ पर अगर डिक्रीज होता है तो रेडियस के साथ साथ रिलेशन है वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम जो है आपको पता है वो भी 4/3 πr³ अगर ये स्फेरिकल शेप में है तो रेडियस डिक्रीज होने से वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और वॉल्यूम डिक्रीज होने से डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो ये बात आपको क्लियर हो गई है कि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट रेडियस डिक्रीज होता रहेगा, रेडियस कम होने से एटम का वॉल्यूम कम हो जाता है, और वॉल्यूम कम होने से डेंसिटी जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो डेंसिटी जो है जो लेफ्ट टू राइट अगर देखें तो वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्कैंडियम की डेंसिटी देखिए, क्योंकि आगे चल के इंक्रीज होती है तो इसका मतलब सबसे कम तो इसी की हुई। तो आपको ये पॉइंट जो है नोट कर लेना है कि स्कैंडियम की 3D सीरीज में लोएस्ट डेंसिटी होती है। और आपको यहाँ ये भी नोट कर लेना है कि अगर पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो सभी में स्कैंडियम की ही लोएस्ट होती है। तो वो उसके साइज पर डिपेंड करता है। वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट करके आज की डेंसिटी जो है वो आ जाती है, तो लोएस्ट डेंसिटी इसकी रहती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हाईएस्ट किसकी है ये भी आपको नोट करना है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जाता है। तो एक एलिमेंट है इरिडियम। तो इरिडियम के बारे में आपको नोट करना है कि उसकी हाईएस्ट डेंसिटी होती है पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर बात करें तो लेकिन अगर मल्टीपल चॉइस में इरिडियम ऑप्शन में ही नहीं दिया है तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो एक और एलिमेंट है उसकी भी हाईएस्ट डेंसिटी होती है, लेकिन इरिडियम से थोड़ी कम ही है। तो हाईएस्ट नहीं कह सकते आप, सेकंड हाईएस्ट कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि उसका भी वेरी हाई डेंसिटी होती है और स्लाइटली लेस देन इरिडियम है। तो इस तरह से डेंसिटी के बारे में ये आपको वेरिएशन जो है वो लर्न कर लेना है कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम डिक्रीज होने से डेंसिटी जो है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है और स्कैंडियम की होती है लोएस्ट और इरिडियम की हाईएस्ट और ऑस्मियम की भी वेरी हाई है। तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से नोट कर लेने हैं।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, किसी एटम के अगर वो गैसीय स्टेट में है, उसके लास्ट शेल से जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितनी एनर्जी लगती है उसी को आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं और ये एटॉमिक साइज पे डिपेंड करती है। तो जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट वेरी करते हैं, मूव करते हैं, तो उसमें एक साइज जो है आपको पता है क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो स्टार्टिंग में एस ब्लॉक एलिमेंट है और लास्ट में क्या है, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो लाई करते हैं बीच में, क्योंकि साइज जो है ऐसे डिक्रीज होता है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी। तो इधर वाले एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा होगी और इधर वाले की कम होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम इस तरह का साइन लगा देते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है एस और पी के बीच में लाई करती है। इनकी सारी प्रॉपर्टीज ही एस और पी के बीच में लाई करती हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन दोज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड लेस देन दैट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इस तरह से ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और लेफ्ट टू राइट अगर किसी सीरीज में आप मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको पता है कि साइज डिक्रीज होने से वो क्या होती है, इंक्रीज होती है रेगुलरली। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीजेस ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज तो नहीं होती है। तो ऐसा क्यों है वो आपको ज़रूर समझना है यहाँ पर जो लिखा है। और आपको ये भी पता है कि जब आप लेफ़्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है, जब एडिशन होता है इलेक्ट्रॉन का तो वो अंदर वाली साइड में 3D में आते हैं। तो जैसे आपने एटॉमिक साइज में समझा था कि 3D ऑर्बिटल का जो क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है जो न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को कम कर देता है। क्योंकि लेफ्ट टू राइट जो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होनी थी वो किसकी वजह से होनी थी, न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट से। और न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को तो काफ़ी हद तक 3D ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट कैंसिल कर रहा है, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी कुछ खास इंक्रीज नहीं होती है। तो ये वाला सेंटेंस आपको जरूर नोट कर लेना है, बिकॉज इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इज पार्टली कैंसल्ड बाय द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो डी ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को कम कर देता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी कुछ खास इंक्रीज नहीं होती, वो ग्रेजुअली ही थोड़ा थोड़ा ही इंक्रीज होती है। तो ये इसमें एक मेन पॉइंट था। आगे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने हैं, जैसे ये है आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ जिंक कैडमियम मरकरी आर वेरी हाई। तो आपने यहाँ पे क्या नोटिस करना है, जैसे 3D सीरीज में आपको पता है कि जिंक जो है वो लास्ट में आता है, जिंक कैडमियम मरकरी। तो आपने जब साइज़ पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि जिंक का साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो वो रिपल्शन वाला रीज़न उसमें दिया था। तो अगर इनका भी साइज़ बड़ा है जो इसके नीचे वाले एलिमेंट है, तो साइज़ बड़ा होने से तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी वेरी हाई है। तो इसका रीज़न जो है वो क्या है वो आपको नोट करना है। इट इज़ ड्यू टू देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। यहाँ पे आपको नोट करना है इट इज़ ड्यू टू देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। जैसे जिंक की बना रहा हूँ मैं 4s2 3d10 होती है, तो इस वजह से इसकी आगे इनकी भी कॉन्फिगरेशन आप बना सकते हैं। तो मैंने सिर्फ जिंक की आपको बताई है। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की वजह से इन सभी एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है। हालांकि साइज बड़ा है, कम होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ज़्यादा है। तो वो किसकी वजह से है, कॉन्फिगरेशन की वजह से। अगला पॉइंट देख लेते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीज है ये Mn, तो इसकी भी बहुत हाई है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसकी बहुत ज़्यादा क्यों है, ये तो 3D सीरीज में एक बीच वाला एलिमेंट है। तो इसकी अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो 4s2 3d5 होती है। 25 इसका एटॉमिक नंबर है, आपको याद रखना है। तो 4s2 3d5, तो D में 5 हैं इनके जो हैं, D में 10 थे इलेक्ट्रॉन इन सभी के, और मैग्नीज के जो हैं वो D5 हैं। तो जैसे 10 पे D स्टेबल होता है कंप्लीटली फिल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, D5 पर भी स्टेबल होता है। इसको बोलते हैं एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन भी स्टेबल है, तो स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना काफ़ी डिफिकल्ट रहता है, इसलिए मैग्नीज की भी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वेरी हाई, लेकिन इनकी तो और भी ज़्यादा होती है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में ये पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं, और बाकी के और भी पॉइंट हैं वो हम आगे देखते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी में आगे आपको नोट करना है ये पॉइंट।
फर्स्ट IE1 लिखा है ये फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम इज़ लो। तो इसकी अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इस टाइप से रहती है। क्रोमियम एटॉमिक नंबर तो 24 आपको याद ही होगा, और ऐसे 4s2 3d4 नहीं होती है, 4s1 3d5 होती है। तो यहाँ से देखकर तो आपको लग रहा होगा कि ये भी तो एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, स्टेबल है, और इसकी भी आयनेशन एंथैल्पी आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा है। जैसे आपने मैग्नीज की बोली थी, मैग्नीज में यहाँ पर 4s2 था, जैसे D5 पर स्टेबल होता है या 10 पर स्टेबल होता है, ये कम्प्लीटली फील्ड है और ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड है। तो ऐसा D में होता है, ऐसा P में होता है, मगर ऐसा S में तो नहीं होता है कि वो भी हाफ पे स्टेबल हो। जबकि S में तो क्या होता है, क्योंकि एक ही इसका ऑर्बिटल है और इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना यहाँ काफ़ी ईजी रहता है। तो इसलिए तो क्रोमियम की जो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी है वो इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से वो लो है, बिकॉज ये S1 इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दिया जाए तो ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से वो डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए रिमूव करने में ज़्यादा एनर्जी खर्च नहीं होगी। तो आपको ये नोट कर लेना है कि आयनेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम लो है। तो वो सब इस बात से पता चलता है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख के कि 4s के 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजी है। और अगला पॉइंट देखते हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इसके ऊपर क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है बोर्ड में। तो आयनेशन एंथैल्पी ऑफ 5d ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं हायर देन दोज ऑफ 3d एंड 4d ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में 5d वाले की आयनेशन एंथैल्पी ये कह रहे हैं कि हायर होती है 3d और 4d से। इसका क्या मतलब है, तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में ऐसे देखें, कोई 3d का कोई एलिमेंट ले लें, उसके नीचे 4d सीरीज़ का कोई एलिमेंट होगा, और नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा, 5d सीरीज़ का कोई मेंबर होगा। और ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए आपको क्या पता है कि साइज़ तो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है साइज। अगर इसका मतलब 5d वाले का अगर सबसे ज़्यादा है तो उसकी आयनेशन एंथैल्पी 3d और 4d से बहुत कम होनी चाहिए साइज़ बड़ा होने की वजह से। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि 5d वाले की ज़्यादा है, 3d और 4d से भी ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों है, यही आपको समझना है। क्योंकि जब हम नीचे की तरफ आते हैं, ये 3d से ये 4d सीरीज़ के मेंबर हैं, ये 5d की जब कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो 5d से पहले 4f भी आता है। तो हालांकि इनमें कोई 3f 2f तो होता नहीं है, यहीं पर ही पहली बार f ऑर्बिटल आए हैं। तो ये जैसे d ऑर्बिटल है उससे पहले अगर f ऑर्बिटल है, f ऑर्बिटल की बड़ी एक अलग तरह की शेप होती है, उसको डिफ्यूज शेप बोलते हैं। जो आप आगे पढ़ेंगे तो उनका क्या रहता है, f ऑर्बिटल b आगे आने से d के आगे आ गए जो, तो उनका क्या होता है कि पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि f ऑर्बिटल का एक क्या होता है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, जिससे न्यूक्लियर चार्ज जो है वो अपना इफेक्ट उसका डोमिनेट कर जाता है। तो ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज जो है दैट डोमिनेट्स एंड इट बिकम डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए ये आपको नोट कर लेना है कि 5d जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनकी आयनेशन एंथैल्पी 3d और 4d से ज़्यादा है, हायर है। तो इसमें लिखेंगे क्या, इट इज़ ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल। तो ये एक सिंपल रीज़न आप लिख सकते हैं। तो ये आयनेशन एंथैल्पी के बारे में जितने पॉइंट मैंने बताए हैं ये सब आपको नोट कर लेने हैं। और आयनेशन एंथैल्पी का ऑक्सीडेशन स्टेट से भी कुछ रिलेशन होता है, वो हम आगे देखते हैं। इसी प्रॉपर्टी में आगे आपको समझना है सिग्निफिकेंस ऑफ आयनेशन एंथैल्पी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इन ए कंपाउंड। तो इस बात का क्या मतलब है, इसका यह है कि आयनेशन एंथैल्पी का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को डिसाइड करने में। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी कि ये एलिमेंट दो लिए हैं, एक निकल है एक प्लेटिनम है। इनकी फर्स्ट टू आयनेशन एंथैल्पी का सम दिया हुआ है, ये E1 प्लस I2। तो उनका सम निकल के लिए ये वैल्यू लिखी है 2.49 इंटू 10⁻3, ये किलोजूल पर मोल में है। और इस तरह से ये प्लेटिनम की वैल्यू लिखी है। और IE3 IE4 तो ये वैल्यूज़ भी दोनों एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर मेंशन है। और टोटल फर्स्ट से लेकर 4 तक जितना भी 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगती है तो ये निकल के लिए है और ये प्लेटिनम के लिए है। तो आपको कंपैरिजन जस्ट करना है कि किसकी वैल्यू कम है किसकी ज़्यादा है। तो अगर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में किसी एलिमेंट
को ले जाना हो निकल या प्लेटिनम को, तो देखते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में किस केस में ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को देखते हैं तो आपको देख रहे हैं कि आयनेशन एंथैल्पी जो है, 2 आयनेशन एंथैल्पी का जो सम है वो लेस फॉर निकल है और मोर फॉर प्लेटिनम है। मीन्स कि निकल के लिए थोड़ा कम एनर्जी खर्च होती है, तो इसका मतलब है कि निकल जो है वो 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल रहेगा प्लेटिनम की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपैरेटिवली, क्योंकि निकल के लिए कम एनर्जी खर्च होती है उसके 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में अगर प्लेटिनम से कंपैरिजन करें। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है निकल 2, इसका मतलब यही निकल 2 पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है जैसे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं कि निकल 2 कंपाउंड्स आर थर्मोडायनेमिकली, मीन्स एनर्जी के हिसाब से निकल 2 कंपाउंड्स आर थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन प्लेटिनम 2 कंपाउंड्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे आप? बिकॉज द सम ऑफ फर्स्ट 2 आयनेशन एंथैल्पी इज लेस फॉर निकल एंड इट इज मोर फॉर प्लेटिनम, देयरफॉर निकल 2 कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल। हालांकि वैल्यूज़ को आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस किस केस में कम है किस केस में ज़्यादा है इतना ही आपको बताना है। तो अगर हम 4 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें कि निकल 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा या प्लेटिनम बनाएगा, तो वो हम इनका ये I3 I4 की बजाय ये टोटली देख लेते हैं कि चारों आयनेशन एनर्जी का सम जो है यहाँ पर किया है। तो आप यहाँ पर क्या नोटिस कर रहे हैं कि प्लेटिनम की ये वैल्यू जो है ये 10⁻³ है, ये लेस है और निकल के लिए ज़्यादा है। मीन्स कि 4 इलेक्ट्रॉन अगर आपको रिमूव करने हैं तो निकल के केस में आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तो निकल 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एक स्टेबल कंपाउंड नहीं बना पाएगा। प्लेटिनम जो है वो इजीली बना पाएगा क्योंकि उस केस में ये एनर्जी कम है। तो प्लेटिनम का जो कंपाउंड है 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में दैट इज मोर स्टेबल देन निकल 4 कंपाउंड। तो ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है यहाँ पर कि बट प्लेटिनम 4 कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन निकल 4 कंपाउंड्स। तो इस पॉइंट पे एक और क्वेश्चन आता है, वो ऐसे है कि K2PtCl कंपाउंड एग्जिस्ट करता है लेकिन ऐसा कंपाउंड निकल में नहीं होता कि K2NiCl6 भी कंपाउंड एग्जिस्ट करता हो, ऐसा नहीं होता है। यही कंपाउंड एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये प्लेटिनम का 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड है और निकल का 4 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है, तो इस तरह का कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि उसका सम ऑफ फर्स्ट 4 आयनेशन एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा है। तो इस तरह से आयनेशन एंथैल्पी का ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ क्या रिलेशन है वो आपको इस एग्जांपल से समझ लेना है। आगे आपको नोट करना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट का उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से क्या रिलेशन रहता है, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, लोअर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो लो वैल्यू रहेगी, इट मीन्स कि वो आयनेशन एंथैल्पी उस केस में कम रहती होगी। मोर स्टेबल इज द ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर आप उसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से देखें तो जिस केस में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है जितने इलेक्ट्रॉन निकालने में, वही ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी स्टेबल होती है। तो ये आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो ये एग्जांपल यहाँ पर आपके लिए लिखा है कि कॉपर 1 पॉजिटिव में जैसे इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो ये कॉपर ऐसे बनता है, तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है और इस केस में हम रिडक्शन पोटेंशियल ही नोट करते हैं। तो वो 1 पॉजिटिव के केस में तो वैल्यू रहती है 0.52 वोल्ट। अगर कॉपर का 2 पॉजिटिव लें तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो, तो ये कॉपर सॉलिड बनेगा। तो इस केस में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू तो आपको याद ही होगी कि ये 0.34 होती है। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया है कि 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में लेस वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ये लोअर वैल्यू है। तो इसका ये मतलब हुआ कि कॉपर की 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मोर स्टेबल है देन कॉपर 1 पॉजिटिव। तो यहाँ पे यही बात आपको अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि कॉपर 2 पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉपर की 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी 1 पॉजिटिव से ज़्यादा स्टेबल क्यों है, तो इसका आप रिडक्शन पोटेंशियल की लो वैल्यू वाला रीज़न दे सकते हैं। हालांकि इसका एक और रीज़न भी है जो बाद में डिस्कस करेंगे, वो भी आपको नोट करना है। और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो सारी प्रॉपर्टीज़ खत्म होने के बाद वो हम लास्ट में आपको बताएंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करते हैं। तो इस पर क्वेश्चन भी आता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों होती हैं या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होती है, मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट कोई फिक्स नहीं होती है। अगर मैं कोई ट्रांजिशन एलिमेंट ले लेता हूँ जिसकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से है 4s2 3d
3 तो ये एलिमेंट कौन सा होगा ये भी आप सोच सकते हैं। तो ये s ऑर्बिटल भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मींस कि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है, और क्योंकि दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होती है तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकती है, वो सारे इलेक्ट्रॉन भी लूज या शेयर कर सकता है। तो ये जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत सारी वैरायटी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो लास्ट शेयर के ये s इलेक्ट्रॉन और d इलेक्ट्रॉन के भी उनके साथ ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका ऐसे बोलते हैं कि इट इज़ ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ ns एंड n-1 d इलेक्ट्रॉन, कि s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये लास्ट है तो 3d सीरीज में तो ये 4s होता है तो उसको हम ns लिख लेते हैं, और 3 को क्या लिखेंगे n-d। तो 4s के इलेक्ट्रॉन और d के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इन दोनों की 4s ऑर्बिटल और 3d ऑर्बिटल जो है, या ns ऑर्बिटल और n-1 d ऑर्बिटल की एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होती है। यहाँ पे ये बात जरूर कहनी है कि इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है, तो इसलिए ये दोनों ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और इसलिए ये एक वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है, क्योंकि s और d दोनों के इलेक्ट्रॉन मिलाकर बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें पॉसिबल होती हैं। तो ये इट इज़ ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ ns एंड n-1 d ऑर्बिटल्स ड्यू टू देयर सिमिलर एनर्जी। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि वे बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों शो करते हैं, वो d ऑर्बिटल का यूज़ करके ऐसा होता है। और वो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा या 3 देगा या 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा या नहीं, ये तो इस पे डिपेंड करता है कि वो किस एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहा है। तो कोई इलेक्ट्रॉन दे कितने सकता है, ये तो लेने वाले पे भी डिपेंड करता है वो कितने ले सकता है, कि वो किसके साथ कंपाउंड बना रहा है। तो यहाँ पे आपको नोट करना है कि इट डिपेंड्स अपॉन द एलिमेंट विद विच ट्रांजिशन एलिमेंट कंबाइन, की वो किसके साथ कंबाइन कर रहा है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर कोई ट्रांजिशन एलिमेंट फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उनकी फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ ही होती है। तो ऐसा क्यों है, फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा क्यों है? इट इज़ ड्यू टू वेरी हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। वेरी हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपको नोट कर लेना है कि किसकी है, फ्लोरीन की और ऑक्सीजन की। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर सकता है इन एलिमेंट के साथ और ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। तो मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ, जैसे KMnO4 की बात करें, मैंगनीज की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो क्या है, 4s2 3d5 है। तो इसकी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 2 और 5 7 भी हो सकती है। लेकिन ये KMnO4 में आप कैलकुलेट भी करके देखेंगे तो मैंगनीज की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। तो वो किस वजह से आ रही है, ऑक्सीजन की वजह से, कि वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है जो कि क्या है, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कैलकुलेट करनी ही आती ही होगी। तो जब आप ये कैलकुलेट करके देखेंगे तो यहाँ पर ये +7 आ जाएगी। तो ये सब इस पर डिपेंड करता है कि वो किसके साथ कंबाइन करता है। तो ये सब जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए इनके साथ ये ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा आती है। और ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरिएशन जो है वो लेफ़्ट टू राइट क्या रहेगा 3D सीरीज़ में, वो हम आगे देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ़्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है, या किस तरह से वेरिएशन रहेगा। तो ये यहाँ पे मैं 3D सीरीज़ का ही एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स तो आपको याद हो ही गए होंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, और आगे आपको याद ही हैं। तो स्कैंडियम की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो क्या होता है, 4s2 3d1 होता है। तो आगे वाले का 4s2 3d2 हो जाएगा, फिर 4s2 3d3 होगा। 4s2 तो रहेगा ही, आगे d में ही इलेक्ट्रॉन ऐड होते रहेंगे। तो यहाँ पर 25 इसका एटॉमिक नंबर है। तो 4s2 3d5, 4s2 3d6, इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो d में ही आगे चेंज होते हैं। और s में तो ऑलमोस्ट सभी केसेस में 4s2 रहते हैं। इस केस में 4s1 और कॉपर के केस में 4s1 आता है। वो कॉन्फ़िगरेशन आपको ठीक से समझ लेनी है। तो स्कैंडियम जो है अगर ये तीनों इलेक्ट्रॉन लूज़ करे तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, और टाइटेनियम जो है वो +4 कर देगा, और अगला एलिमेंट +5 कर देगा, ये +6 कर देगा। और मैंगनीज की जो
मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे ऑक्सीजन के साथ वो शो कर सकता है, KMnO4 का एग्जांपल आपको दिया था, तो वो +7 हो सकती है। तो आप यहाँ सोच रहे होंगे कि इसकी +8 +9 इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती होगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ डी में जब 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो क्या होता है, पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये 1 2 3 4 5 तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाते हैं और उसके बाद तो फिर पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो पेयरिंग से क्या होता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में टेंडेंसी जो है वो डिक्रीज हो जाती है और ऑक्सीडेशन स्टेट फिर फर्दर जो है 7 से कम होनी शुरू हो जाती है। तो इस आयरन की तो आपने देखा होगा जस्ट वो +3 या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है। और जिंक की बात करें तो वो 4s2 3d10 तो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन यहाँ पर तो ये स्टेबल है। तो जिंक आपने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही आपने मोस्टली इसको देखा होगा। तो किसी एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आप ये कहेंगे कि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, मिडल में मैक्सिमम होती है और फर्दर जो होती है वो डिक्रीज होती है ड्यू टू द पेयरिंग इन डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में पेयरिंग स्टार्ट होने से बॉन्ड फॉर्मेशन में टेंडेंसी जो है वो डिक्रीज होती है, इसलिए बाद वाले एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा नहीं होती है। और ऑक्सीडेशन स्टेट उस बात पे तो डिपेंड करती ही है कि वो किस एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहा है। वो मैंने फ्लोरीन ऑक्सीजन का एग्जांपल आपको देके बता दिया था। और इसमें छोटे छोटे 1-2 पॉइंट और भी हैं, जैसे स्कैंडियम के बारे में बात करें तो स्कैंडियम या तो तीनों इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, शेयर करेगा, या एक भी नहीं करेगा। तो स्कैंडियम जो है वो 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ओनली। तो ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो स्कैंडियम आपको नोट कर लेना है कि इट डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी नहीं करती है, जो है वही रहती है। ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे मैंगनीज की +2 भी है, +5 भी है, +7 भी है, आयरन की +2 भी है, +3 भी है, तो ये सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रहती हैं। लेकिन स्कैंडियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है इस सीरीज में। और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पूछें तो वो आप बता ही देंगे कि मैंगनीज शो करता है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे तो वो भी आप बताएंगे कि मैंगनीज है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि कितनी वैरायटी ऑक्सीडेशन स्टेट की है। इसमें +2 हो जाएगी, +3 +5 +6 भी शायद किसी केस में होती होगी, +7 भी है। तो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट ये एलिमेंट शो करता है, क्योंकि इसके पास काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन हैं और डी में सारे जो हैं वो अनपेयर्ड हैं। तो इस तरह से आपको नोट कर लेना है। एक पॉइंट आपको ये नोट करना है कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, छोटी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट, उनमें जो कंपाउंड बनता है वो आयनिक बनता है, और जो बड़ी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट हैं +4 +5 +6, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड जो बनता है वो मोस्टली क्या होता है, कोवलेंट होता है। कोवलेंट जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, और आयनिक जो है वो कंप्लीट ट्रांसफर से। कंप्लीट ट्रांसफर 2-3 इलेक्ट्रॉन की तो हो सकती है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की नहीं हो सकती। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में बॉन्ड जो है वो कोवलेंट ही रहेगा। तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आयनिक और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोवलेंट कंपाउंड बनेंगे। एक ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर हमने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से ही शुरू किया है और +2 का ये एग्जांपल भी है, तो क्या +1 और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहीं होती है क्या? तो वो भी एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, तो आपको नोट कर लेना है कि CuCl में Cu+1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, क्योंकि Cl-1 है तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है कॉपर। और निकल का एक पर्टिकुलर कंपाउंड होता है निकल कार्बोनिल ऐसे NiCO4, तो उसमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 रहती है। तो ये 0 और +1 का एग्जाम्पल आपको खास तौर से नोट करना है। और ऑक्सीडेशन स्टेट में एक और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो हम आगे देखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट में आपने नोट किया है कि कोई भी एलिमेंट जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, तो आप कहेंगे फ्लोरीन की। तो इसका मतलब कोई ट्रांजिशन एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ ज़्यादा शो करेगा, तो आप कहेंगे कि फ्लोरीन के साथ ज़्यादा करेगा, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो सकती है फ्लोरीन के कंपैरेटिवली। तो इसका रीज़न आपको समझना है। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन हैव ग्रेटर कैपेसिटी टू स्टेबलाइज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देन फ्लोरीन। फ्लोरीन के कंपैरेटिवली ऑक्सीजन के साथ कोई एलिमेंट ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो कर सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंगनीज को ले लेते हैं। मैंगनीज का जो फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बन रहा है वो Mn4 बन रहा है। तो यहाँ पर मैंगनीज जो है मैक्सिमम जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पा रहा है। और
अगर मैग्नीज़ का ऑक्सीजन के साथ देखें तो Mn2O7 बनता है। यहाँ पर जो मैग्नीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो +7 आ रही है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन ऐसे होती है, शायद आपको पता हो कि इसको x मान लेते हैं और ऑक्सीजन की क्योंकि -2 होती है और ओवरऑल चार्ज Mn2O7 पर 0 ही है, तो 2x + 7 × -2 इस तरह से इक्वल टू 0 पुट करके तो यहाँ से 2x = 14 आएगा, तो x = कितना आ जाएगा +7। तो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वो ऑक्सीजन के साथ शो कर रहा है, ना कि फ्लोरीन के साथ। हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फ्लोरीन की ही ज़्यादा है, ये आपको पता है। तो ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके लिए हम आपको स्ट्रक्चर दिखा देते हैं Mn2O7 का। तो इस तरह का एक टेट्राहेड्रल टाइप का, ये टेट्राहेड्रल तो नहीं कहेंगे, जहाँ तक टेट्राहेड्रल है 2 Mn ये जुड़े हुए हैं इस टाइप से एक सिंगल ऑक्सीजन से, और इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैग्नीज 7 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, और वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर रहा है इस पर्टिकुलर कंपाउंड में। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ है? इट इज़ ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। तो ये सेंटेंस आपको नोट कर लेना है, इट इज़ ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड बनाने की वजह से मैग्नीज की ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के साथ हो गई हैं, जबकि फ्लोरीन आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो वो ज़्यादा 4 बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि उसमें तो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से ज़्यादा नहीं जाती है। ऑक्सीजन तो मैग्नीज के साथ भी जो है वो 4 ही लगे हैं, एक मैग्नीज के साथ अगर आप देखते हैं तो, लेकिन वो मल्टीपल बॉन्ड की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपको बहुत ज़रूरी नोट करना है कि ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा आ सकती है फ्लोरीन के कंपेरेटिवली। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, और बाकी की प्रॉपर्टीज़ हम करेंगे अगले लेक्चर में।